फ्यूज, फ्यूज कहने का मतलब हम लोग जो घरों में देखते हैं, फ्यूज इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग का जो घरों का बॉल हो या पंखा हो या फ्रिज हो, जो भी वस्तु लाइन से लगा हो वह सुरक्षित रहे। क्यों सुरक्षित रहे? ताकि वोल्टेज घटे या बढ़े, तो घटेगा या बढ़ेगा तो फ्यूज गल जाएगा, ताकि हमारा सामान क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्यूज क्या है और यह किस मिश्र धातु का बना होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो अतिभारण या लघु पतन के लिए लगाया जाता है। क्या लिखेंगे, तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो अतिभारण या लघु पतन के लिए लगाया जाता है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जब अतिभारण लघु पतन होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। धारा का मान बढ़ने या घटने के कारण सिर्फ जो फ्यूज होता है वह क्या होगा, गल जाएगा। क्या होगा, गल जाएगा। और गलने के साथ साथ हमारा जो भी सामान है, जो बॉल है, पंखा है, वह लगा हुआ है, वह क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा। इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो दोस्तों यह जो होता है विद्युत फ्यूज, यह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। किसका मिश्र बना होता है, तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। चलिए तो इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा सही से। चलिए यहाँ दिया है जो विद्युत फ्यूज है वह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह विद्युत फ्यूज सुरक्षा की युक्ति है। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की युक्ति है जो अतिभारण या लघु पतन के लिए लगाया जाता है। जो किसके लिए लगाया जाता है, अतिभारण या लघु पतन के लिए लगाया जाता है ना। जिससे क्या मिलता है, सुरक्षा प्रदान हमें होता है। यह जो विद्युत फ्यूज है वह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। चलिए यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। चलिए तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है विद्युत मोटर के उपयोग बताना है। विद्युत मोटर तो लिखेंगे विद्युत मोटर उपयोग क्या है। पहला है पंखों में, विद्युत पंखों में। दूसरा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में। उसके बाद विद्युत मिश्र में। उसके बाद वॉशिंग मशीन में और MP3 प्लेयर में। चलिए तो विद्युत मोटर उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, तो पहला कहाँ पे, पंखा में यानी विद्युत पंखा में। दूसरा रेफ्रिजरेटर में। तीसरा विद्युत मिश्रकों में। चौथा वॉशिंग मशीन में। और पांचवा MP3 प्लेयर में। चलिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब आगे देखते हैं थोड़ा, फिर से इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत मोटर का उपयोग। तो उपयोग, मोटर का उपयोग कहीं बता देंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर का उपयोग निम्नलिखित है। पहला विद्युत पंखा में। दूसरा रेफ्रिजरेटर में। तीसरा विद्युत मिश्रकों में। चौथा वॉशिंग मशीन में। और पांचवा MP3 प्लेयर में। और बहुत सारे उपयोग है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग लिखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु पतन। लघु पतन कहने का मतलब होता है एक अवयव क्या होगा, या तो लोड पर ज़्यादा पड़ेगा या तो कम जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं। कहता है किसी कारण से जब जीवित तार, कौन तार दोस्तों, जीवित तार यानी जीवित तार कहने का मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, प्लस वाले कह सकते हैं। और एक होता है उदासीन तार। एक जीवित तार और एक
उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में यानी सट जाता है। क्या होता है? जब देखिए गर्म तार, जीवित तार कहने का मतलब कौन तार? गर्म तार। कौन तार? गर्म तार। उदासीन कहने का मतलब ठंडा तार। कौन तार? ठंडा तार। तो लिख सकते हैं जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे में सट जाता है तो लघु पतन उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? लघु पतन। और इस स्थिति में धारा का मान क्या होता है? यानी प्रतिरोध का मान शून्य होता है। किसका मान शून्य होता है? प्रतिरोध का। तब जब शून्य हो जाएगा तो धारा अधिक मात्रा में क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। क्या होने लगेगा? बहने लगेगा, जिससे अग्नि उत्पन्न होने लगेगी। क्या होने लगेगी? अग्नि उत्पन्न होने लगेगी, अर्थात आग पकड़ लेगा। क्या लग जाएगा? आग पकड़ लेगा। चलिए फिर से क्वेश्चन समझिए। कहता है लघु पतन से क्या समझते हो? तो लिखेंगे अपने भाषा में, जब गर्म तार और ठंडा तार को, कौन तार? जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाता है तो लघु पतन स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में क्या होता है? प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे घरों में यानी परिपथों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। बस इतना ही लिख देंगे, मेरा क्वेश्चन 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन आता है विद्युत फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। यानी फ्यूज तार के 3 वो प्रमुख विशेषताओं क्या कर देना है? लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? तो फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है, यानी जो फ्यूज लगा रहता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है और गलनांक सबसे कम होता है। प्रतिरोध का मान उच्च होगा और गलनांक सबसे कम होगा। और यह घरों में जो होता है वह 220 वोल्ट पर काम करता है। कितने वोल्ट पे? यानी घरों में अगर बात किया जाए तो हमारे घरों में कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। और हर्ट्ज क्या बात किया जाए तो कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। चलिए तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था? यहाँ क्वेश्चन था फ्यूज तार के लिए 3 प्रमुख विशेषता। पहला प्रमुख विशेषता क्या है? जिसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। गलनांक क्या होगा? कम होगा। यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा और गलने की क्षमता बहुत कम होगा। अगर बार बार गल जाएगा तो फिर बदलते रहेंगे, इसलिए परेशानी होगा। इसलिए इसका गलनांक क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। और इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। और घरों में 220 वोल्ट। और इसका फ्यूज कितना व्यवहार होना चाहिए? 5 एम्पियर के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 4था नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है? कहता है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत कहने का मतलब सबसे अच्छा स्रोत। उत्तम स्रोत कहने का मतलब सबसे अच्छा स्रोत। तो उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो पहला नंबर में क्या है ना, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान अधिक कार्य करे। जिसका आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक करें, जिसका आयतन जो है ना वह द्रव्यमान से क्या हो? अधिक काम करेगा। क्या करेगा? अधिक काम करेगा। जो सरलता से प्राप्त हो सके। किससे प्राप्त हो सके? सरलता से यानी आसानी से। और जिसका भंडार यानी जिसको रखने का सुरक्षित जगह और आने जाने का साधन क्या हो? आसान हो। और वह क्या हो? सस्ता हो। क्या हो? सस्ता हो। तो चलो इसको समझते हैं। उत्तम ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत इसे कहते हैं जो क्या हो? पहला नंबर है जिसका भंडार आसानी से हो, आने जाने का साधन अच्छा हो, वह सस्ता होना चाहिए, जो सरलता से प्राप्त हो सके, है ना, जो जलने पर अधिक उष्मा दे, अधिक क्या दे? उष्मा अधिक दे। और धुआं एक तरह कह सकते हैं धुआं क्या हो? कम हो। चलिए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऊर्जा का उत्तम स्रोत। तो फिर से सुनिएगा, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो सुन के भी आप लोग याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो पहला नंबर में जो क्या हो? आयतन क्या हो? द्रव्यमान से अधिक काम करे। आयतन जो हो उसका द्रव्यमान से क्या हो? अधिक काम करे। जो सरलता से प्राप्त हो सके, जिसका भंडार और परिवहन आसान हो सके, और जो क्या हो? सस्ता और सुविधा हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण बताना। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब है, चलिए जो पढ़ते हैं, यह अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन कौन स्रोत है, अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन कौन स्रोत है, अनवीकरणीय। और जैसे में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यह जीवाश्म ईंधन है। जैसे में कौन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जो करोड़ों साल के बाद बनता है, जो करोड़ों साल पृथ्वी के अंदर दब जाने के बाद क्या होता है, बनता है। क्या होता है, बनता है। इसे नियमित दर से खर्च करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो लाखों वर्ष पूर्व अनेक घटनाओं के कारण घटता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जैसे में कोयला और पेट्रोलियम। चलिए तो इसको हम आप लोग अपने भाषा में क्या लिखेंगे, अपने भाषा में इसको हम लिख सकते हैं, वैसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष प्राकृतिक घटना के कारण दब जाती है। वैसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष प्राकृतिक घटना के कारण अंदर दब जाती है और वह धीरे धीरे खनिज या पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में तैयार होने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जैसे में कोयला और पेट्रोल, यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। बस इतना भी लिख देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। कहता है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है। तो कहता है यूरेनियम है ना, इसको हम यू से सूचित करते हैं। यूरेनियम को यू कहता है, यूरेनियम पर ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं। किस पर बमबारी करते हैं, ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं। क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। तो यह हल्के नाभिक में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, हल्के नाभिक में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है, तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। और जिससे किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर सुनो, जब यूरेनियम को है ना बमबारी न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं तो ये हल्के नाभिक में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा देने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कहता है दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है। तो पहले समझ लीजिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो किसी कारणवश, मान लो हमारा जो नेत्र है वह किसी कारणवश जब वह दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब तो लिखेंगे जब हमारा नेत्र किसी कारणवश दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो वह दोष क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टि दोष। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला में यह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला में कौन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुता। चलिए फिर समझ लीजिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब हमारा नेत्र किसी कारणवश निकट या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो यह क्या कहलाता है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला में निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता। चलिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, कहता है हम वाहनों में, यानी जब हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल हो या 4 चक्का हो, देखिएगा बगल में एक आईना दर्पण लगा रहता है ना, वह उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है। तो उसका लोग पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के रूप में क्यों करते हैं। तो कहता है तो इसका उपयोग हम पश्च दृश्य दर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है दोस्तों, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना। और यह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, बाहर की ओर क्या रहता है, वक्रित रहता है। चलिए इसलिए इसका उपयोग हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। अगर सीधा नहीं दिखाई देगा तो हम लोग अगर पीछे की वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो गाड़ी हमेशा क्या होते रहेगा, एक्सीडेंट होते रहेगा। इसीलिए इसका उपयोग हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या
पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में करते हैं। चलिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। चलिए तो लिखेंगे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। चलिए कहता है अवतल दर्पण यानी अंदर की ओर धंसा होगा और उत्तल दर्पण यानी बाहर की ओर क्या होगा? उभरा होगा। यानी वह तल यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तो उससे अवतल दर्पण, और जिसका बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर धंसा होगा उससे अवतल दर्पण, और ऊपर की ओर उठा होगा उसे उत्तल दर्पण। उसके बाद है अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है। चलिए, और जब वास्तविक काल्पनिक दोनों बनेगा तो उल्टा और सीधा भी बनेगा, और इसमें सिर्फ क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें होता है प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है, छोटा ही बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है ना, और इसमें सिर्फ वस्तु प्रतिबिंब से क्या बनता है? छोटा बनता है। चलिए, तो मेरा आज का सेट खत्म हो गया और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में यह क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मिलेगा, ताकि आप लोगों को यह क्वेश्चन याद हो जाए और ताकि हमारा जो एग्ज़ाम जो आने वाला है 2025 में, हम उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर सही से लिख पाए। चलिए, तो यह सेट 1 था, यह मेरा सेट 1 था जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग सेट 2 में क्या करेंगे? फिर 10 क्वेश्चन का बात करेंगे जो 2025 में आने वाला है और हर साल आता ही है। चलिए, तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।